बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि क्लास 11th के हर एक बच्चे के पास में होता है, इंग्लिश कोर। इसके बारे में बेसिकली इंग्लिश कोर के आपके एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि 2023 और 24 के आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जनरल शिफ्ट का आपका एग्जाम है 17 फेब को और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम है 19 फेब को, क्योंकि 18 का संडे आगे, ठीक है। तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के एग्जाम के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए, आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो ये कि हमने अपने चैनल पे आज से ही और इसी वीडियो के माध्यम से आपके इंग्लिश कोर के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए एक नई वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपके इंग्लिश के फाइनल एग्जाम से पहले पहले हम आपको करवाएंगे अपने चैनल पे कम से कम 7+ सैंपल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, 7, कम से कम 7 सैंपल पेपर आपको इंग्लिश इंग्लिश के करवाएंगे। और आप यकीन मानो, अगर आपने इन 7 के 7 सैंपल पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली तो पूरी क्लास में टॉप करोगे। 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। बस आपने करना क्या है, हर एक सैंपल पेपर की वीडियो को समझने के लिए, हर एक सैंपल पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। और साथ ही आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, तो उन सभी को भी बहुत सारा प्यारा सपोर्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली आपके 7+ सैंपल पेपर की सीरीज का ये हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर होने वाला है। तो सारे के सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना प्यारा सपोर्ट दिखाइएगा कमेंट में, ठीक है। और बताइएगा कि हमारे यहाँ ये जो प्रयास है 7+ सैंपल पेपर का आपको कैसा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सैंपल पेपर के पैटर्न की। तो आपका जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, जो पैटर्न मिड टर्म में था सेम वही पैटर्न आपका फाइनल एग्जाम में भी है। पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का है। पेपर के अंदर टोटल जो है वो आपके 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन ए रहेगा जो कि आपका रीडिंग स्किल्स का होगा, जिसमें 2 पैसेज होंगे और एक नोट मेकिंग रहेगी 8 नंबर। फिर सेक्शन बी आ जाता है जिसमें आपका ग्रामेटिकल पार्ट यानी कि जंबल वर्ड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, और भी कुछ होते हैं सेंटेंस वाला, वो आ जाएगा। फिर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जिसमें आपका पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, डिबेट, स्पीच, ये सारी चीजें होती हैं। फिर सेक्शन सी, इसमें आपकी दोनों बुक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस ये आते हैं टोटल। ओके, एमसीक्यू और जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर होते हैं सब्जेक्टिव, वो आते हैं। ओके, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप आंसर लिखो तो कोशिश करना कि आप जो भी आंसर लिखोगे ना वो सीरियल नंबर के हिसाब से लिखना, जैसे जैसे उसी हिसाब से करना, ठीक है, अगर कर पाओ तो। और साथ ही जो वर्ड लिमिट दी दी गई है 50 से 60, 40 से 30, इस प्रकार से उतना ही लिखना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हर एक सैंपल पेपर को हम 2 वीडियो में समझा करेंगे। पहली वीडियो में सेक्शन ए और दूसरी में सेक्शन बी और सी समझेंगे। तो पेपर 1 का ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, ठीक है। रही बात इस पेपर के पार्ट 2 की वीडियो की और बाकी के आपके 7 के 7 सैंपल पेपर की, 7 के 7 सैंपल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पार्ट 2 का लिंक भी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, आज के इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। सेक्शन नंबर ए है रीडिंग स्किल्स का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले कम से कम आपको 15 मिनट जो है ना वो पेपर पढ़ने के मिले। तो आपको सजेस्ट करूंगा हिंदी के एग्जाम में और इंग्लिश के एग्जाम आप एक पेंसिल लेके जाना और इन 15 मिनट में आपके जो अनसीन पैसेजेस होते हैं उनको पढ़ लो। जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है उसे अंडरलाइन कर और फिर उसके बाद में आंसर कर, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप सभी बच्चे, आपका जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, ठीक है, अनसीन पैसेज का, और एक जो दूसरा होता है, इसकी प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि बच्चे कहेंगे अरे जाएंगे एग्जाम में बस ऐसे ही करके आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं। मैं आपको 7 के 7 सैंपल पेपर के ये जो 2-2 पैसेज होते हैं ना, 10 नंबर के, 8 नंबर के, दोनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा एक अनसीन पैसेज है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और फिर इससे संबंधित टोटल हमसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उनके आंसर करने हैं, जिसमें 6-7 एमसीक्यूज रहेंगे और 2-3 आपके 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन रहेंगे।
ओके, आ जाइए पढ़ते हैं। देखिए, मैं भी पढ़ूँगा, सेंटेंस वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊँगा भी, आप भी समझना। और ये जो पैसेज है ना, इससे आप अपने रियल लाइफ़ से भी जोड़ पाओगे, इसलिए इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? देखो, फेलियर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, यानी कि असफलता जो है, वो सफलता के रास्ते का एक अभिन्न अंग है, जो कि ऑफरिंग वैल्यूएबल लेसन, जो कि हमें बहुत ही अच्छे सबक देकर जाता है, दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे व्यक्तिगत पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सभी के लिए हमें सबक देके जाता है। इन अ सोसाइटी, हमारे समाज में ऑफ्टन फिक्स्ड ऑन अचीवमेंट्स एंड सक्सेस स्टोरीज, यानी कि हमारे समाज में जब कोई सफल हो जाता है तो उसकी उपलब्धियों को कहानियों की तरह बताया जाता है, ना कि उसके जो फेलियर है उसको दिखाया जाता है, ठीक है? However, it is through failures and mistakes that individuals gain resilience, creativity and the determination to overcome challenges। यानी कि जो व्यक्ति सफल हुआ है ना, वो भी फेल हुआ है, उसने भी गलतियां की हैं, लेकिन जो सफल होता है ना, वो अपनी फेलियर से, अपनी मिस्टेक से सीखता है, फिर एक नई आशा के साथ में, नई क्रिएटिविटी के साथ में, शांति से, एक नए सहन क्षमता के साथ में, धैर्य के साथ में अपने उस फेलियर को काउंटर करता है, ठीक है? When one encounters failure, it is an opportunity to resize strategies, define goals and learn from the experience। यानी कि जब आप अपने असफलता को एनकाउंटर करने की सोचते हो, तो वो आपके लिए एक अवसर बन जाता है। कैसा अवसर? अपने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी, उसको दोबारा से समझने के लिए, अपने गोल को थोड़ा बदलने के लिए, या फिर उसमें कैसे और अच्छा बनाया जा सके, उसके लिए, ठीक है? The fear of failure can be paralyzing, preventing individuals from taking risk and exploring their potential। यानी कि जब कोई बंदा फेल होता है ना, तो वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। मतलब वो एक तरीके से उसका जो मोराल होता है ना, वो गिर जाता है, ठीक है? वो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो उसी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो फेल तो होगा ही, यही चीज होती है। Embarrassing failure as a natural part of life encourages a mindset that views setbacks not as defeats but as stepping stones towards improvement। सिंपल सी बात है कि जो फेलियर है वो हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदा करता है, हमें एम्बेरिश करता है, ठीक है? लेकिन क्या हो जब आपका माइंडसेट ही ऐसा हो कि आप उस फेलियर को अपना एक ओवरकम वाला पार्ट बना दो, अपना इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट बना दो। एक एग्जांपल आ जाता है यहाँ पे। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन एंड विलिंगनेस टू अडेप्ट। यानी कि अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों का सामना करना, यही सबसे अहम पॉइंट है ना? अब यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, साइंटिस्ट हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। ये इन्होंने क्या किया था? दे इन्वर्टर ऑफ द लाइट बल्ब, इन्वेंटर, ओके। इनका एक फेमस वर्ड है, सेंटेंस है, वो कहते हैं, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। यानी कि जब वो बल्ब का आविष्कार करे होते हैं, तो 10,000 बार वो फेल होते हैं, लेकिन वो फेल होने की जगह क्या कहते हैं? मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जिससे कि ये बल्ब नहीं जलता है। हो सकता है कि 10,000 एकवा जो तरीका है उससे बल्ब जल जाए, है ना? तो वो उनका माइंडसेट देख रहे हो, 10 बार, 10,000 बार फेल हो गए, लेकिन कहते क्या है कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं बस ये देख रहा हूँ कि 10,000 बार ये जला नहीं है, तो ये 10,000 तरीके है नहीं, इसके अगला तरीका हो सकता है। माइंडसेट देखा आपने, ये चीज है। दिस पर्सपेक्टिव हाईलाइट्स दैट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फेलियर। यानी कि ये जो आपका पर्सपेक्टिव है, ये जो माइंडसेट है, वो दिखाता है कि फेलियर को आप कैसे काउंटर कर सकते हो। ईच सेटबैक इज अ चांस टू रिफाइन एंड एनहेंस वंस अप्रोच। यानी कि आपका जो विफलता है, आपकी जो असफलता है, वही आपकी सफलता का एक रास्ता है, ठीक है? इन द रिलीम ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। यानी कि शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में देखा जाए, तो असफलता के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम दैट फोस्टर अ फियर ऑफ फेलियर में इनएडवर्टेंटली हाइडर क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। यानी कि असफलता का डर पैदा करने वाली ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है, ये बच्चों के अंदर रचनात्मकता, उनकी नई जो सोच होती है, उसमें बाधा डाल देती है। क्योंकि क्या कहते हैं, हमेशा पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स लाओ, तो वो कहाँ से अच्छा सोचेंगे, है ना? ये चीज है। इनकरेजिंग एन एनवायरमेंट वेयर मिस्टेक्स आर व्यूड एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। यानी कि
हमें एक ऐसा माहौल चाहिए होगा जहाँ पे गलतियों को ना एक अवसर के रूप में बच्चों को दिखाया जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोरेवर इसके अलावा द एबिलिटी टू निगेटिव फेलियर इज अ फिल लाइफ स्किल, यानी कि असफलता से उबरने की क्षमता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। जैसे आपने फिजिकल में कौशलों के बारे में पढ़ा होगा ना, चार चार पांच तरह के कौशल होते हैं, तो ये भी एक कौशल है। Resilience in the face of setbacks equips individuals with the mental fortitude needed to overcome obstacles and adapt the changing circumstances। यानी कि असफलताओं का सामना करने में हम अपने मतलब व्यक्ति का जो लचीलापन है, ठीक है, व्यक्ति को अपनी असफलताओं के सामने एक सेकंड दोबारा समझो। देखो, असफलताओं का सामना करने में लचीलापन व्यक्तियों को बाधाओं को दूर करने और बदलती जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल ढलने के लिए आवश्यक उसको दर्शाता है। ठीक है, इट इंस्टिल्स a sense of self efficiency, empowering individuals to face challenges with confidence and prevence। यानी कि ये आत्म प्रभाव प्रभाव जैसा है जो कि हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा करती है कि हमारे अंदर ना आत्मविश्वास भर देती है कि हम अपनी चुनौतियों से लड़ सकते हैं, हमें उसके लायक ये बना। ठीक है, इन कंक्लूजन failure is not the end but a pivotal junction in the journey of personal and professional development। यानी कि अगर निष्कर्षता हम बात करें तो विफलता अंत नहीं है, बल्कि विफलता जो है व्यक्तिगत और व्यावसायिक एरिया में, यानी कि उस व्यावसायिक वे में एक नया हम कह सकते हैं कि रास्ता है। ठीक है, embracing embarrassing failure, learning from mistakes and cultivating resilience are essential components of a mindset that not only survives adversity but thrives on the continuous pursuit of improvement। यानी कि असफलताओं को गले लगाना, गलतियों से सीखना, लचीलापन, मानसिकता के ये सभी हमारे माइंडसेट होने चाहिए। ठीक है, जो कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति लड़ना भी सिखाते हैं, उनको काउंटर करना भी सिखाते हैं और एक नई खोज में हमारे माइंड को सेट बना देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। हालांकि 8 मिनट हमें लग गए इसको पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चंस को देखते हैं तो आसानी से समझ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ पैसेज ऑन फेलियर। तो असफलता के ऊपर क्या यहाँ पे पर्सपेक्टिव है फेलियर का, तो क्या बताया था आपको शुरुआत में ही, इट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। यानी कि ये हमारी सफलता का एक अभिन्न अंग है। कौन? असफलता। ओके, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट डज द फियर ऑफ फेलियर प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डूइंग। यानी कि असफलता का जो डर है वो व्यक्तियों को क्या करने से रोकता है, वो क्या करने से रोकता है? टेकिंग रिस्क एंड एक्सप्लोरिंग देयर फुल पोटेंशियल। यानी कि उन्हें रिस्क लेने से डराता है। ठीक है, साथ ही उनकी जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से उपयोग करने से भी डराता है। कौन? असफलता। ओके, तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थॉमस एडिशन हाउ डिड ही व्यू हिज नंबरिश अटेम्प्ट। यानी कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो 10,000 बार अपना टेस्ट किया बल्ब के लिए जो कि असफल रहा, तो उसको क्या कहते हैं? क्या वो इसको फेलियर बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो इसको इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। इसको सेटबैक्स बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हैं इसे वे? एज चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी हमने देखा था ना, वो कहते हैं ये 10,000 जो है ना वो फेलियर नहीं है, वो मेरे ये मतलब कि इम्प्रूवमेंट के 10,000 तरीके हैं मेरे, है ना? ये 10,000 तरीके काम नहीं किए, 10,000 एक बार तरीका मेरा काम करेगा, तो इम्प्रूवमेंट वाला बोला था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट एजुकेशनल सिस्टम दैट फोस्टर अ फियर ऑफ फेलियर। यानी कि सिंपल सा मैं क्या बताना है कि ये जो पैसेज है ये उन शैक्षिक प्रणालियों के बारे में हमें क्या बताता है जो असफलता के डर को बढ़ावा देते हैं। क्या बताता है? दे हाइंडर क्रिएट एंड इनोवेटिव थिंकिंग। यानी कि वे रचनात्मकता और नई सोच में बाधा डालते हैं, जो ये एजुकेशन सिस्टम जो कि फियर को जगाता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम एजुकेशन जो सिस्टम है जो कि फियर को जगाता है, वो क्या करता है? वो उनके सोचने की शक्ति, उनकी रचनात्मकता बच्चों की मार देता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाई इज द एबिलिटी
to navigate failure considered a cycle life। यानी कि जो असफलता है, इससे उभरने की जो क्षमता है, इसको एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल क्यों कहा गया? तो क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद मेंटल फोर्टिट्यूड, यानी कि ये व्यक्तियों की जो मानसिक दृढ़ता है उसको मजबूत बनाता है, इसीलिए इसको नेविगेट किया गया है फेलियर को। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ओवररीचिंग मैसेज रिगार्डिंग फेलियर इन द पैसेज? यानी कि इस पैसेज में विफलता के संबंध में क्या संदेश दिया गया है? तो क्या संदेश दिया गया है? फेलियर इज अ पिवोटल जंक्शन ऑफ ग्रोथ, यानी कि असफलता जो है वो हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है हमारे विकास का। ठीक है, तो आपके ये 6 क्वेश्चन तो हो गए एमसीक्यूज बेस्ड। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 क्वेश्चन हमारे वन सेंटेंस वाले रहेंगे। ओके, चलिए अब इसे पढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब फेलियर इज रिलेशन टू पर्सनल ग्रोथ? यानी कि ये जो परिच्छेद है, ये जो पैसेज है, ये व्यक्तिगत विकास के संबंध में असफलता का वर्णन कैसे करता है? तो कहा गया फेलियर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, बिकॉज ऑफ दैट इज ऑफरिंग वैल्यूएबल लेसन्स एंड इनसाइट्स दैट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिंपल सा है, असफलता सफलता की ओर यात्रा का अभिन्न अंग है जो कि हमें मूल्यवान सबक देता है, जो हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थॉमस एडिशन, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑन फेलियर? तो उनका पर्सपेक्टिव क्या था? एडिशन व्यूड फेलियर पॉजिटिवली, यानी कि उन्होंने अपनी हार को सकारात्मक वे में देखा। वो कहते हैं आई हैव नॉट फेल्ड येट, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट डोंट वर्क, हाईलाइटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फेलियर। ठीक है ना, उन्होंने ये बात कही। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है व्हाई डज द पैसेज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बैरेसिंग फेलियर? यानी कि ये जो अभी हमने पैसेज पढ़ा, इसमें विफलता यानी कि जो असफलता, जो फेलियर है, उसको गले लगाने पे क्यों जोर दिया गया? बिकॉज एम्ब्रेसिंग फेलियर encourages a mindset that views setbacks not as defeats but as stepping stones towards improvement। यानी कि असफलता को गले लगाने से हमें हमारे अंदर एक ऐसी मानसिकता आती है, एक ऐसी सोच डेवलप होती है जो कि असफलताओं को हार के रूप में नहीं बल्कि सुधार के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया, इसीलिए इसको एम्बैरेसिंग फेलियर कहा गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। हाउ डज लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट? यानी कि ये जो सीखना, गलतियों से सीखना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में कैसे योगदान देता है? तो योगदान इस तरीके से देता है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन एंड विलिंगनेस टू अडेप्ट, फोस्टरिंग resilience, creativity and determination to overcome challenges in personal and professional spheres। सिंपल सी बात कि गलतियों से सीखना व्यक्तिगत इसके लिए ज़्यादा जरूरी ही है, क्योंकि हम जब फेल होते हैं तो हम गलतियों से सीखते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर उसको नए तरीके से करने के लिए, उसमें क्या कमियां रह गई थी उसको रिफाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, उसको एक नए दृढ़ निश्चय के साथ में काम करने के लिए ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, मनोबल हमारा बढ़ता है, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये था आपका पहला वाला पैसेज जो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पैसेज की। दूसरा पैसेज जो है वो मैंने हिस्ट्री से उठाया है आप सभी के लिए, ताकि आपको समझ में आए, इंटरेस्ट बना रहे आपका। ये 8 नंबर का है। ठीक है, आ जाइए पढ़ते हैं। देखिए आप भी पढ़ना मेरे साथ में। दी हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोरिश्ड अराउंड 3300 टू 1300 BC, यानी कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में ये रही थी। इन दी फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर के आसपास की रही थी, इनकम्पसिंग पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि इसके जो एरिया है वो आज इंडिया में भी है, कुछ कुछ पाकिस्तान। दिस एशियन सिविलाइजेशन contemporaneous with मेसोपोटामिया एंड एंशियंट इजिप्ट, यानी कि ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट की जो सभ्यता थी उससे मिलती जुलती है। ठीक है, अब मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में
हिस्ट्री में आपका एक जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, है ना? What's impressing urban planning, advanced technology and complex social structure, यानी कि यहाँ पे ये जो क्या नाम है, मेसोपोटामिया और अन्य जो प्राचीन इसकी सभ्यता है, इसी की तरह जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे उन्नत प्रौद्योगिकी, जटिल सामाजिक संरचना, ये कुछ बताए। One of the defining fears of the Harappan civilization is the well-planned cities, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की परिभाषाओं के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का एरिया बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाया गया। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा द मेजर अर्बन सेंटर्स, यहाँ के शहरी केंद्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, exhibited a grid-like layout with well-organized streets, drainage system and multi-shed buildings, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्रमुख शहरी केंद्र थे। यहाँ पे सुव्यवस्थित सड़कें थीं, जल निकास की अच्छी खासी प्रणालियाँ थीं, बहुमंजिल इमारत भी रहे थे, ठीक है, लेटआउट वगैरह ये चीज़। The presence in city planning suggests a high level of administrative skill and a deep understanding of architecture, यानी कि वजन और माप के संबंध में भी यहाँ पे हमें कुछ प्रणालियाँ देखने को मिली हैं, ओके, और यहाँ के शासन के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, ये चीज। ओके बाद उसके बाद है कि द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर अडेप्ट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि टेक्नोलॉजी अभी वाली नहीं, उस टाइम के हिसाब से उनको टेक्नोलॉजी को कई सारे तरीकों से उपयोग किया, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड एविडेंस ऑफ एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये वही बात आ गई ऊपर वाली, है ना? क्या बात आ गई कि पुरातत्विक खोजों में उन्नत जल निकास प्रणाली, अच्छी तरह से तैयार किए गए मिट्टी के बर्तन, ठीक है, एक जो इसकी लिपि है वो मोहरों के साक्ष्य, ये सारी चीजें मिली हैं, तो कुछ ये बातें यहाँ पे बताई। ओके, फिर दी हड़प्पन स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिस्प्यूटेड, posing a challenge to scholars trying to unreveal the mysteries of the ancient civilization, यानी कि यहाँ की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए ये एक अ, ऐतिहासिक बनी हुई है अभी भी सभ्यता, जिसके बारे में हमें हमारे पास में जानकारी ज़्यादा है, ठीक है। The absence of disfigured inscriptions limits our understanding of their language, social practice, and religious beliefs. Despite this linguistic challenge, the Harappan leaves behind a rich architect's legacy with artifacts depicting human and animal figures, poetry, and jewelry. अर्थात हड़प्पा लिपि जो कि अभी तक अनसुलझी रही है, जिसकी वजह से हमारे पास में इसकी कोई जानकारी ज़्यादा है नहीं। इसलिए जो भी पढ़ा लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ की भाषा, यहाँ की धार्मिक मान्यता के बारे में हमारी थोड़ी समझ बढ़ी है, ठीक है? यहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता के द्वारा खुदाई के दौरान यहाँ से जो भी हमें एनिमल्स के फिगर्स मिले हैं, ठीक है? जो भी ज्वेलरी मिली है, जो भी मृदभांड वगैरह मिले, उन्हीं से हमने इसके इतिहास को बनाया, ठीक है? ट्रेड प्लेड अ स्पिल रोल इन द प्रोस्पेक्ट्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि व्यापार ने एक अहम भूमिका निभाई थी इसके बारे में। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट ट्रेड कनेक्शन विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड अदर रीजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई तो इतिहासकार देखते हैं कि इसका जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, कई देशों तक फैला हुआ था। द डिस्कवरी ऑफ सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स इन डिस्टेंट लोकेशन suggest an extensive trade network contributing to economic perspective of this civilization, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जो यहाँ के क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की, वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और अन्य क्षेत्रों के साथ में इसका व्यापार था। दूर दराज के साथ स्थानों पर मोहरें, कलाकृति, मृदभांड, तांबे के दर्पण वगैरह, इन सभी का एक नेटवर्क फैला हुआ था जो कि इसकी आर्थिक समृद्धि का एक आधार था। द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो था वो एक विवाद है, क्योंकि कोई एक रीजन की वजह से ये पतन नहीं हुआ। Theories include natural disasters such as floods or tectonic shifts and shift in reverse courages that might have disrupted the agriculture practice. Regardless of the cause, the legacy of Harappan civilization endures
through his contribution to urban planning, technology, and trade, leaving an indelible mark on history of the Indian सबकॉन्टिनेंट। सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक रीजन, ठीक है, सिद्धांतों के अनुसार नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जैसे कि बाढ़, ठीक है, या फिर नदी जो थी उसने अपना बहाव बदल लिया था, जिससे कृषि का एरिया जो था वो सूख गया था, अकाल पड़ गया होगा। कारण चाहे जो भी हो, हड़प्पा सभ्यता की ये जो शहरी सभ्यता रही थी, जहाँ पे नियोजन, प्रौद्योगिकी, व्यापार, ये सब चीजें थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई और इतिहास में अपनी एक छाप छोड़ के चली गई, भारतीय इतिहास में। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये बात यहाँ पे कही। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस के, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड दी हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर पाई गई? नील रिवर, टिग्रिस और यूफ्रेटिस? नहीं। अच्छा चलिए, आपसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से बताना कि ये जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस है, ठीक है, इसमें से आपको हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टिग्रिस और यूफ्रेटिस में से, यानी कि दजला और फ्रात में से किस नदी को, ठीक है, किस नदी को विश्व व्यापार नदी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस नदी को विश्व व्यापार नदी के रूप में जाना जाता है? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, मैं देखता हूँ कितने बच्चों को पता है। ओके, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पाई गई थी? इंडस रिवर के पास। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द मेजर अर्बन सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरी केंद्र का एक परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? ग्रिड लाइक लेआउट विद ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम, व्यवस्थित सड़कें, जल निकासी की प्रणाली, ये सभी ग्रिड लेआउट में। ठीक है, तीसरा, व्हाट डज द प्रिसिशन इन सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सजेस्ट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन तरीका था उसके बारे में कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर, ये चीजें थी। ठीक है, उन्नत प्रशासनिक कौशल और वास्तुकला की इन्हें समझ नहीं थी। चौथा क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजिकल एविडेंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो क्या क्या मिला है हमें वहां से? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम मिला है, वेल क्राफ्टेड पोर्ट्रे एंड इंट्रिकेट सील्स मिले हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या क्या मिला है? उन्नत जल निकास प्रणालियां, अच्छी तरह से तैयार किए हुए मिट्टी के बर्तन, जटिल मोहर है, ये चीज। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट रिमाइंस अ चैलेंज फॉर स्कॉलर्स स्टडीइंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो क्या उन्हें चैलेंज फेस करनी पड़ी, ठीक है, विद्वानों को इतिहास को समझने के लिए? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो थी अनडिस्फियर्ड इंस्क्रिप्शन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को ना पढ़ा जाना। ठीक है, ये सबसे बड़ा इनका चैलेंज रहा था, क्योंकि अगर किसी सभ्यता की हम लिपि को पढ़ लेते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास आती है, लेकिन लिपि ही नहीं है तो कैसे आएगी जानकारी, है ना? छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कौन सा सही है? तो मेनली जो बात कही जाती है वो नेचुरल डिजास्टर के लिए, सच एज फ्लोड्स और टेक्टोनिक शिफ्ट्स, यानी कि प्राकृतिक आपदा आ गई होगी या फिर कोई बाढ़ आ गया होगा, भूकंप वगैरह, सुनामी कुछ ऐसा आ गया होगा, ये चीज। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एक सेंटेंस वाले। ठीक है, डिस्क्राइब अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द मेजर अर्बन सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दो थे, एक तो मोहनजोदाड़ो था और एक हड़प्पा था। एग्जिबिटेड अ ग्रिड लाइक लेआउट विद ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। ठीक है, यानी कि दो बहुमंजिले मकान, ठीक है, नालियों का निर्माण, व्यवस्थित सड़कें, ग्रिड लेआउट में बनी हुई, ये चीज। आठवां क्वेश्चन, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कंसीडर्ड अ चैलेंज फॉर स्कॉलर्स, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को एक चैलेंज क्यों बताया गया आर्कियोलॉजिकल्स के लिए? तो क्यों बताया गया? क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड है, यानी कि उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा वाला पैसेज। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मेरी भी थोड़ी सी वीक है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे से आपको मैं पढ़ा के समझा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और ये एक 8 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि क्या है?
जो कि हमारी है नोट मेकिंग। अब आप बड़े ध्यान से समझते चलना, ठीक है, क्योंकि नोट मेकिंग करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले तो आप पढ़ोगे इसे, तभी तो आपको नोट मेकिंग समझ में आएगी ना। चलिए हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। कितना बड़ा है? एक पैसेज, दो, तीन, चार, चलिए ज्यादा बड़ा नहीं है। पढ़ते हैं, देखो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP। होम साइंस में आपने पढ़ा होगा BBBP, KGBB, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अ गवर्नमेंटल इनिशिएटिव इन इंडिया was launched in 2015 to address the alarming decline in the child sex ratio and promote the holistic development of girl child। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसके बारे में है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत में एक सरकारी पहल है, जो कि बाल विकलांग अनुपात में चिंताजनक जो गिरावट हुई है, खास करके लड़कियों के बारे में, इसको कम करने के लिए, ठीक है, बालिकाओं के, लड़कियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई। दिस मल्टीफेस्टेड campaign focus on saving the girl child from discrimination and advocating from her education। यानी कि इनके साथ में जो भेदभाव होता है, ठीक है, और इन जो शिक्षा नहीं दी जाती है, उससे बचाने के लिए ये चालू किया। थ्रू एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स एट grassroots level, the initiative aims to challenge deeply interest social basis against the girl child। यानी कि इस पहल से क्या होगा कि जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि आप अपने बच्चियों को घर से बाहर, यानी कि स्कूल भेजो, उन्हें शिक्षा दो। कुछ ये बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग गर्ल्स इन पिवोटल फ्रॉम सोशल प्रोग्रेस। यानी कि इस ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, ये इस सिद्धांत पे काम करती है कि लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। जब हम इन्हें सशक्त बनाएंगे तभी तो समाज प्रगति पर जाएगा। The program encourages the enrollment of girls in school through various incentives, scholarships and supportive system। ठीक है, यानी कि लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, उन्हें स्कॉलर्स दी जाने लगी, इंसेंटिव्स की बात की गई, एक सपोर्टिव सिस्टम की बात की गई। By providing equal opportunities for education, the initiative seeks to break the barriers that hinder the girls child's growth। यानी कि वो जो ओके शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करके हम लड़कियों को जिस प्रकार से उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, ठीक है, उसको कम कर सकते हैं और चाइल्ड ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, गर्ल चाइल्ड ग्रोथ। While बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ has witnessed some success, challenges persist। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हालांकि कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुआ है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी रहे हैं। कौन कौन से? Social basis and cultural norms continue to pose complex, necessitating ongoing efforts to change regimes and eliminate discriminatory practices। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कुछ सफलताएं तो हमने देखी, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी। समाज में पूर्वाग्रह हैं, कुछ सांस्कृतिक मानदंड हैं जो कि लगातार बाधाएं पैदा कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपनी इन भेदभाव प्रथाओं को खत्म ही नहीं करना चाहते, वो इसको बनाए रखना चाहते, ठीक है। Female infected female instead reminds us concern, reflecting the need for a sustained and comprehensive approach to address deeply ingrained issues। यानी कि वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या एक चिंता का विषय बन गई है, जो कि अगर हमने इसका इलाज नहीं किया, ठीक है, इसको रोका नहीं, तो ये जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो ये और भी कम होता है, ठीक है। उसके बाद इन कंक्लूजन, यानी कि बात करते हैं निष्कर्ष, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिग्निफिकेंस अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लैंगिक समानता और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। बाय एड्रेसिंग बोथ द रूट केस एंड सिम्टम्स ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, द इनिशिएटिव एस्प्रेस टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर every girl has the opportunity to thrive and contribute meaningfully to
द नेशंस एंड नेशंस डेवलपमेंट। यानी कि लिंग आधारित भेदभाव के कारण, ये जो कारण हैं, इन्हें संशोधित किया जाना चाहिए। और इस बेटी बचाओ ये जो पहल है, इसके माध्यम से इनके खिलाफ, यानी कि लड़कियों के खिलाफ में जो भी समाज में नियम, कायदे, कानून, जो भी पूर्वाग्रह हैं, उनको हटाओ। ठीक है, उन्हें स्वतंत्र करो, उन्हें शिक्षा दिलाओ, तभी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। ये बात है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट। आपको नोट्स बनाने हैं यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयरएवर नेसेसरी, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। नोट्स, एब्रिविएशंस और टाइटल, ये 5 नंबर का है। राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 50 वर्ड्स, ये आपके 3 मार्क्स। ठीक है, तो आ जाइए नोट मेकिंग करते हैं। काफी ध्यान से समझना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट मेकिंग करना। ठीक है, देखो नोट मेकिंग के लिए आपको सबसे पहले एक टाइटल दे देना है, नंबर 1, इसका ए पार्ट और फिर इसका टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब नोट मेकिंग करोगे तो आपको कम से कम 4 लिखनी है हेडिंग। ठीक है, कम से कम 3 से 4, चलिए 3 से 4 हेडिंग लिखनी है। और इन 3 से 4 हेडिंग की आपको कम से कम 3 से 4 इसकी जो सब हेडिंग्स है वो लिखनी है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि हम नोट मेकिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। क्यों लॉन्च किया गया था? तो एड्रेस चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए। क्या प्रमोट किया गया? तो प्रमोट गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किसके द्वारा चालू किया गया था? गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में ये 4 बातें हमने बता दी। आप 3 भी बताओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम 3 तो बतानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि इसके उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य था सेव गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो। ठीक है, एडवोकेट फॉर एजुकेशन, इन एजुकेशन के लिए एडवोकेट किया जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस, यानी कि उनके डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएंगे। एलिवेटिव सोशल बेसिस, यानी कि उनके लिए, लड़कियों के लिए समाज में जो पूर्वाग्रह है उनको समाप्त किया जाएगा एजुकेशन की बात। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कि इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, यानी कि इसकी स्ट्रेटजीज क्या रही। तो सबसे पहले किया गया ग्रास रूट्स अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम वगैरह चलाए गए थे। ठीक है, यानी कि जमीनी स्तर पर जागरूकताएं की गई। एनकरेज गर्ल चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल्स। ठीक है, जिसके लिए इन्हें इंसेंटिव दिया गया, स्कॉलरशिप और एक सपोर्टिव सिस्टम बनाया गया। ब्रेक सोशल बैरियर्स, सामाजिक जो इनके लिए बाधाएं हैं उसको तोड़ा गया। ठीक है, चौथा क्या रहा कि कुछ चैलेंजेस भी सामने आई। तो चैलेंजेस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। तो चैलेंजेस क्या रही थी? सोशल बीसियट्स जो प्रेसेंस थे वो इसकी चैलेंज रही थी, यानी कि समाजी पूर्वाग्रह थे वो कायम रहे थे। कल्चरल नॉर्म्स एंड हिंड्रेंस ये रहे थे। अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है कि जो फीमेल इनिशिएटिव कंसर्न है, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, इसको ये एक चिंता का विषय है, इसे खत्म करना। नीड फॉर सस्टेनेबल एफर्ट्स, यानी कि हमें एक ऐसे एफर्ट्स की जरूरत है, हमें जो है ऐसे प्रयास की आवश्यकता है जो कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और मजबूत बना सके। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्या नोट्स। मैंने 4 हेडिंग और 4 सब हेडिंग बनाई। फिर एब्रिविएशन सबको बतानी है। देखिए मैंने तो 7-8 लिख रखी है, लेकिन आपको केवल और केवल 4 ही बताए। जैसे कि एक तो है बीबीपी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टॉपिक याद। सीएसआर का मतलब है चाइल्ड सेक्स रेशो। जीसीडी का मतलब है गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट। जीओए का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गैप का मतलब है ग्रास रूट्स अवेयरनेस प्रोग्राम। आईएसएस का मतलब है इंसेंटिव स्कॉलर सपोर्ट्स। सीएच का मतलब है कल्चर नॉर्म्स हिंड्रेंस। और भी एक दो पॉइंट है, तो आपको ज्यादा नहीं, केवल 4 लिखनी है। ठीक है, तो 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे, पहले 1 नंबर डाल के, एक लिख के आपको लिखना है टाइटल। ठीक है, फिर हेडिंग सब हेडिंग, और फिर 1 नंबर डाल के बी पे आपको लिखना है एब्रीविएशन। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि समरी आपको बतानी है। ठीक है, तो समरी लिखना बहुत आसान है, बिल्कुल ही आसान है। फ्री के 3 मार्क्स हैं। ठीक है, ये फ्री के 3 मार्क्स हैं, आपको मैं बताता हूँ कैसे। जब आपने अपनी नोट मेकिंग कर ली, ठीक है, तो नोट मेकिंग के इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपकी ये जो आपने जितनी भी हेडिंग बनाई है और उन हेडिंग्स की जितनी भी आपने सब हेडिंग्स बनाई है, उन्हीं सेंटेंस को आप इज, एम, आर, वर, हैव, दे, इस प्रकार से
ऐड कर दो, बस पूरे 3 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा ध्यान से ऐड करना, ओके? जैसे कि पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च्ड इन 2015. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a governmental initiative addressing the child sex ratio decline and promoting the holistic development of girl child. ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन और इसके वो आगे ना पर्सपेक्टिव क्या थे? Focus on grassroots awareness and incentives from girl child education. The programs encounter pressures, social basis and culture norm. ठीक है, तो उनके लिए जागरूकताएं फैलाई गई थी, जमीनी स्तर पे इंसेंटिव दिए गए थे स्कूल आने के लिए, ठीक है, और जो भी उनके लिए सोशल बैरियर्स थे, कल्चरल जो नॉर्म्स थे, उनको तोड़ा गया. द कंसर्न ऑफ फीमेल इन infanticide emphasize the need of sustained efforts. Overall, the initiative stands as a little step towards empowering girls and fostering gender equality in India. सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पहल जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल, ये भारत में लड़कियों को सशक्त बनाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, उनके विकास के लिए, समाज में पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका, ठीक है? तो ये थी हमारी नोट मेकिंग। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था ये भी हमने कर लिया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये रहेगा हमारा सेक्शन नंबर बी, मतलब सेक्शन जो है बी रहेगा और फिर सी रहेगा। इसे हम समझेंगे बच्चों पार्ट 2 की वीडियो के अंतर्गत। ओके, पार्ट 2 की वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। इस पार्ट 1 को आप सभी बच्चे ज्यादा ज्यादा प्यार जल्दी दीजिएगा, ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि जनरली आपको पेपर समझ में आया या नहीं, ठीक है? साथ ही इस सैंपल क्वेश्चन पेपर 7 की हमारी ये जो सीरीज है इसके बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है? हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पे आप पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बच्चों, ठीक है? क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन होता है, उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।